So question is, the system of diarchy introduced by the government of India Act 1919 was a significant but flawed step towards responsible government in India. Discuss its structural contradictions and its relevance to modern Indian federalism. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था ये एक रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड था, जिसको हम लोग बोलते हैं मोंटेग्यू क्लेम्स फॉर्म्ड रिफॉर्म्स। ठीक, मोंटेग्यू क्लेम्स फॉर्ड रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि इंट्रोड्यूस किया डायरकी। ठीक है, मतलब कि डबल गवर्नमेंट। डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, मतलब ये प्रोविंशियल लेवल पे डबल गवर्नमेंट होता। ठीक है, यहाँ पे डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया एट द प्रोविंशियल लेवल। तो ये एक पहला फॉर्मल अटेम्प्ट था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, एक पहला फॉर्मल अटेम्प्ट था। ठीक, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए, और ये स्ट्रक्चर किया गया था ताकि जो ब्रिटिश हैं वो लोग हमेशा अपर साइड में रहें। ठीक, टू इंश्योर द ब्रिटिश हेजिमोनी, दिस वॉज स्ट्रक्चरली डिज़ाइंड। ठीक, अब क्या क्या था स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन? तो स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन था क्या क्या, हम लोग देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन ये बोलता था रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर्ड राइट। रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर्ड राइट। ठीक है, तो ये रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर्ड क्या होता है? रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर्ड राइट जो है वो ये बताता है कि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, देखो 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में ये ब्लॉक सीधा ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये वाटर टाइट कंपार्टीशन में ये हमारा डिवाइड हो गया, तो ये वो बताता है कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि हो गए, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि क्या क्या हो गए, पुलिस। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट जैसे कि पुलिस हो गया, पैसे का हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर लैंड रेवेन्यू हो गया, है ना, लैंड रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नर के अंडर में होता था। किसके अंडर में होता था? ये गवर्नर के अंडर में होता था। और प्लस अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके अंडर में होता था। एंड दे आर नॉट answerable to legislature, they are not answerable to legislature। पहला चीज़ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक, दूसरा आता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या था? इसमें क्या क्या था? पुलिस, ठीक है, और उसके बाद लैंड रेवेन्यू, उसके बाद फाइनेंस, ये सारा गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में था, जो कि नॉन आंसरेबल था लेजिस्लेचर के। उसके बाद पुलिस और ट्रांसफर्ड राइट्स के बारे में अगर देखें तो जैसे हो गया एजुकेशन, ठीक, उसके बाद हो गया तुम्हारा हेल्थ, उसके बाद तुम्हारा क्या क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में होती थी। ये हमारा इंडियन मिनिस्टर्स को दिया गया। ठीक, ये इंडियन मिनिस्टर्स को दिया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड काउंसिल था, पहला चीज़। ठीक, तो दीज आर रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड राइट्स। सेकंड देखते हैं, फैटल फ्लॉस क्या क्या है? फैटल फ्लॉस, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी था ना, ये ढंग से नहीं था। क्यों? जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इनके पास पावर नहीं था। नो पावर ओवर बजट, मतलब कि पैसा कहाँ से ले, इसमें इनका कोई पावर नहीं था, लेकिन ये चीज़ों को करना है इसमें था। ठीक, दूसरा चीज़ क्या हो गया? क्योंकि फाइनेंस जो था ये क्या था? एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था ना, फाइनेंस जो था एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस जैसे कि अपना
ये सिविल सर्वेंट की गाड़ी हो गई है। तो ये सिविल सर्वेंट जैसे परमानेंट सिविल सर्वेंट आईसीएस थे, ये गवर्नर को रिपोर्ट करते थे। किसको रिपोर्ट करते थे? ये गवर्नर साहब को आईसीएस रिपोर्ट करते थे और इग्नोर करते थे इंडियन मिनिस्टर्स को। जो इंडियन मिनिस्टर्स जो है ना, इसको सीधा इग्नोर करके डायरेक्ट गवर्नर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस हो गया। तीसरा आता है इलॉजिकल ग्रुपिंग। ठीक, इलॉजिकल ग्रुपिंग। अब इलॉजिकल ग्रुपिंग क्या हुआ कि देखो, इलॉजिकल ग्रुपिंग कर देते हैं हम लोग। ये इलॉजिकल ग्रुपिंग में क्या होता है, एग्रीकल्चर वॉज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, लेकिन इरिगेशन जो था वो रिजर्व्ड था। मतलब एग्रीकल्चर दे दिया ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में, ठीक है, इंडियन मिनिस्टर्स को, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो पानी आना है, ठीक है, दिस वॉज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट फॉर द ब्रिटिश। ठीक, तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस जैसा सिचुएशन पैदा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गया, ये देखो। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी, ये फ्लॉज थे हमारे। अब दूसरा स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमने देखा, जिसमें स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस में फैटल फ्लॉज देखे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या? रिलेवेंस टू मॉडर्न इंडियन फेडरलिज्म। रिलेवेंस टू अपना मॉडर्न इंडियन फेडरलिज्म में क्या रिलेवेंस है, ये देखते हैं हम लोग। तो पहला चीज़ क्या है कि नए हम लोग का दिल्ली गवर्नमेंट का जो टसल है अभी जो चल रहा है, ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का टसल चल रहा है अभी, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि पावर का जो डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ पावर्स इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, विच इज़ रिजर्व्ड ओवर सर्विसेज, है ना। ये एक तरीके से 1919 के फ्रिक्शन को मिमिक करता है। जैसे कि अभी क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक अपना गवर्नर जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन दोनों के बीच में जो पावर का जो डिवीज़न हुआ है ना, ये हमको याद दिलाता है 1919 फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, आर्टिकल 163 प्लस आर्टिकल नंबर 200, ये डुअल अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। ठीक, डुअल अथॉरिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे गवर्नर जो है ये बिल्स को हाथ में विथहोल्ड करके रख सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये समझ में आता है। तो एक तरीके का रेमिनिसेंट ऑफ कॉलोनियल वीटो, रेमिनिसेंट ऑफ कॉलोनियल वीटो। ठीक, ये मिमिक 1919 फ्रिक्शन, क्लियर है। उसके बाद आता है जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होगा कि सेंटर जो है ये फंड्स तो देंगे स्टेट को, ठीक है, और मतलब एक तरीके से सेंटर प्रोवाइड्स फंड बट स्टेट एग्जीक्यूट। ठीक, ये सेंटर फंड देगा इनको और स्टेट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रेडिट क्लेम वर्सेस ब्लेम गेम डायनामिक। ठीक, तो डायर की बोल सकते हैं, डायर की जो है, डायर की इज़ एन अनहैप्पी कॉम्प्रोमाइज़। डायर की इज़ अनहैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ दैट फेल्ड ड्यू टू ए म्यूचुअल लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। मतलब ये जो है, अगर यहाँ पे ये ट्रस्ट नहीं कर रहे इसमें, तो ये सीसॉ में ये लोग नहीं बैठ पाएंगे। ठीक, तो ये एक तरीके का फेलियर है। और क्रूशियल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर इंडियन लेजिस्लेचर्स। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड है इंडियन लेजिस्लेटर्स के लिए। ठीक है, कि भाई समझ जाओ ये डायरकी के बारे में। और मॉडर्न इंडिया पॉलिटी मस्ट इंश्योर दैट द ड्यूअलिज्म ऑफ फेडरलिज्म रिमेन्स कोऑपरेटिव रादर दैन कन्फ्रंटेशनल। तो ये हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेटिव होना चाहिए, ना कि कन्फ्रंटेशनल होना चाहिए। कोऑपरेटिव नॉट
कन्फ्रंटेशनल, ठीक है। सो मूविंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल लीगेसी ऑफ स्प्लिट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलोनियल लेगेसी ऑफ स्प्लिट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि क्या था। मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या इंश्योर किया, ये डायरकी लाया प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी लाया, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद फिर क्या हुआ, डायरकी लाने के बाद यहाँ पे जो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया। अब स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या क्या होता है, देखो ये जो भी प्रॉब्लम आया ये बोल सकते हैं कि हमारा ब्रिटिश और इंडिया जैसे कि रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के बीच में दिक्कत आने लगा, ठीक। ये इंश्योर कर रहा था ब्रिटिश हेजीमनी को, ये जैसे ब्रिटिश हेजीमनी को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था ये डायर की, ठीक। स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो रिजर्व वर्सेस ट्रांसफर्ड राइट, रिजर्व वर्सेस ट्रांसफर्ड राइट में रिजर्व राइट में पुलिस, फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, गवर्नर और उसके अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में ये था, एंड दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो थी इंडियन मिनिस्टर्स को दी गई थी, ठीक, जो कि रेस्पॉन्सिबल थे इलेक्टेड काउंसिल्स के, क्लियर है। फैटल फ्लॉस के बारे में बात करें, क्या क्या था फैटल फ्लॉस, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी मिनिस्टर्स को, मतलब कि फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था है ना, ये रिजर्व सब्जेक्ट में आता था, ठीक। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ जो था ये किस में आता था, ये आता था हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। दूसरा आता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस, जो आईसीएस थे वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे, बीच के मिनिस्टर्स लोग सो पूछते भी नहीं थे, ठीक। तो यहाँ पे इलॉजिकल ग्रुपिंग भी हुआ, क्या इलॉजिकल ग्रुपिंग हुआ, जैसे कि देखो फाइनेंसेस मतलब रिजर्व सब्जेक्ट में इरिगेशन दे दिया और एग्रीकल्चर को ट्रांसफर सब्जेक्ट में दे दिया, तो भाई एग्रीकल्चर बिना इरिगेशन के होगा कैसे, तो यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब रीडिवेंट क्या है आज के मॉडर्न डे फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म में, कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला वर्सेस द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये मिमिक करता है हमारा 1919 फ्रिक्शन को। आर्टिकल 163 और 200 ये बताता है ड्यूअल गवर्नमेंट इंश्योर करता है, जो कि एक रेमिनिसेंट है हमारे कॉलोनियल वीटो का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी क्या होता है, मतलब पैसा देता है गवर्नमेंट और स्टेट जो है उसको बोलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्रेडिट क्लेम वर्सेस ब्लेम गेम डायनामिक्स चालू हो गया। कंक्लूजन में हम लोग को लिखना है कि ये कोई ना सैड सीनैरियो है एक तरीके का, ठीक है, अनहैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट के फेल होने से पैदा होता है। हाउएवर इट सर्व्ड एज ए क्रूशियल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर इंडियन लेजिस्लेचर, क्रूशियल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर इंडियन लेजिस्लेचर, जो कि और दूसरा क्या है, हमारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मस्ट बी कोऑपरेटिव रेदर देन कन्फ्रंटेशनल। सो जो कॉलोनियल लीगेसी ऑफ स्प्लिट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे हमको अल्टीमेटली दूर होना है, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा कंट्री अच्छे से चले। सो दिस इज़ द मेन्स आंसर।